हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जेआईबी का आज आखिरी पेपर था, लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग, और इसी पेपर के साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को पास कर चुके हैं। आप सभी को जिनका भी ये जेआईबी वाला एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप सब ने बहुत मेहनत किया है इसके लिए, और जिनका भी इस बार नहीं हो पाया है कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्रेश स्टार्ट कीजिए, अगले अटेम्प्ट के लिए अभी से लग जाइए और एक रूटीन बना करके, जैसा कि हम लोग हमेशा बताते हैं, एक रूटीन बना करके पढ़ना स्टार्ट कीजिए अभी से ही। चलिए, तो इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी भी पासिंग क्राइटेरिया को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि कैसे, कब माना जाता है कि उनको पास डिक्लेयर किया गया आईआईबीएफ के द्वारा, कब माना जाता है कि उनके स्कोर को आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सारे टॉपिक्स को देखने वाले हैं। चलिए, अब हम समझ लेते हैं जेआईबी और सीआईबी का पासिंग क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि पासिंग क्राइटेरिया के ऊपर बहुत सारे डाउट्स आपके होते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे समझेंगे, मान लीजिए कैंडिडेट 1 है, ये कैंडिडेट 1 है, और जो भी हम लोग बात कर रहे हैं वो इस बार किस अटेम्प्ट के लिए बात कर रहे हैं? अभी जो अटेम्प्ट आपका कंक्लूड हुआ है दिसंबर 2020, इसी अटेम्प्ट के बारे में हम बात भी कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि इसमें आपके टोटल 3 पेपर थे। तो यहाँ देखिए, पहला पेपर है आपका पीपीबी, दूसरा है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स, और तीसरा है लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग, लॉ लिख देते हैं इसको। तो मान लीजिए किसी कैंडिडेट का यहाँ 45 है, यहाँ 50 है, और यहाँ 55 है। तो इसको जब हम लोग टोटल करते हैं ना, तो ये 150 हो जाता है। तो यहाँ एक रूल हमें पता चला कि जब भी कभी कोई कैंडिडेट एक बार में तीनों पेपर में बैठे, ये क्या हो रहा है, ये जो कैंडिडेट हैं ये यहाँ सिंगल अटेम्प्ट में तीनों पेपर में बैठ रहे हैं। पहले ये लाइन लिखना जरूरी है, सिंगल अटेम्प्ट में तीनों पेपर में अपीयर कर रहे हैं। तो यहाँ जो रूल लगेगा वो लगेगा, मिनिमम आपको लाने हैं 45 और एग्रीगेट यानी टोटल आपके चाहिए कितना, 150। तो आपको क्या माना जाएगा? आपको माना जाएगा कि आपने परीक्षा को पास कर लिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमें सबसे पहले ये समझना है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के दिमाग में ये डाउट है कि ये सिंगल अटेम्प्ट मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट होता है। इस डाउट को पहले दूर कीजिए। इसका मतलब कतई नहीं है कि सिंगल अटेम्प्ट मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, नहीं। आप चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट में बैठ रहे हो, सेकंड में बैठ रहे हो, थर्ड में बैठ रहे हो, डजंट मैटर, आपका एक अटेम्प्ट में, यानी जिस अटेम्प्ट में भी आप बैठ रहे हैं, तीनों पेपर में आपको अपीयर करना है। तो उस केस में ये रूल लगेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट बोल के ऐसा कुछ नहीं है, इसको हटा दीजिए दिमाग से, फर्स्ट अटेम्प्ट वाला बात ही नहीं है। सिंगल अटेम्प्ट में तीनों पेपर में बैठेंगे, मिनिमम 45 लाइए, टोटल 150 लाइए, आप पास माने जाएंगे। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अगला केस देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कैंडिडेट 2 का क्या स्कोर रहा। कैंडिडेट 2 ने क्या किया कि प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग में इनका स्कोर आ गया 44, और यहाँ इनके स्कोर आ गए 49, और यहाँ हो जाता है इनका मान लीजिए 60। ठीक है, इसको टोटल करते हैं 3 और 15। ठीक है, यही होता होगा। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, इस केस में अगर हम ध्यान से देखें तो इनके साथ क्या है कि इनका टोटल तो ठीक है, टोटल हमें कितना चाहिए था, 150 चाहिए था। तो टोटल इनका देखिए 150 से ऊपर आ रहा है, लेकिन जो हमारा दूसरा क्लॉज था मिनिमम 45, ये क्लॉज इनके साथ नहीं लग रहा है यहाँ पर। तो इस केस में क्या होगा कि जिस पेपर में भी इनका 50 या उसके ऊपर होगा, 50 एंड अबव, ये वाला पेपर उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। ये एग्जेम्प्ट हो जाता है, और कब तक? जब तक कि इनका ब्लॉक एक्टिव है। अभी हम आगे ये भी समझेंगे ब्लॉक कब तक एक्टिव रहता है। तो ये समझ लीजिए, इस केस में, इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि ये पेपर जो है लॉ वाला जो है इनका 60 चूंकि आ गया है, ये 50 से ऊपर है, तो ये इनको आगे नहीं देना होगा, लेकिन ये पेपर और ये पेपर इनको फिर से देना होगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इन दोनों में इनका 50 नहीं आया। यहाँ भी 50 अगर रहता तो ये भी एग्जेम्प्ट हो जाता, और यहाँ अगर इनका 45 आ जाता तो ये इस बार इनका जीआईबी क्लियर ही हो जाता। यहाँ पर चूंकि मिनिमम 45 नहीं आया है, इसलिए ये इनका जीआईबी क्लियर नहीं हो पाया। उम्मीद है कैंडिडेट 2 का भी आप समझ गए होंगे।
चलिए अब हम देखेंगे एक और केस जिसमें क्या हो रहा है। देखिए ये जो कैंडिडेट 3 हैं ये इस बार फर्स्ट टाइम जेआईबी के लिए अपीयर हुए हैं दिसंबर 2020 में। इस बार इन्होंने फुल फी आईआईबीएफ को दिया है जेआईबी के लिए, फुल फी पेड, ठीक है। तो इस केस में ब्लॉक को समझ लेते हैं। जब भी आप फुल फी आईआईबीएफ को देते हैं वहाँ से, यानी फर्स्ट टाइम जब आप रजिस्टर करते हैं फुल फी देते हैं, तो उसके बाद आपको टोटल 4 अटेम्प्ट मिलते हैं। टोटल 4 अटेम्प्ट्स का एक अपना ब्लॉक हो जाता है। कितने अटेम्प्ट्स का, ये ध्यान रखिएगा, टोटल 4 अटेम्प्ट्स का एक ब्लॉक होता है, ठीक है। इस ब्लॉक को अच्छे से समझिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डाउट आता है कैंडिडेट्स का, ठीक है। तो इनका 4 अटेम्प्ट्स का ब्लॉक कैसे होगा ये देखिए। सबसे पहला अटेम्प्ट इनका कौन सा होगा, ये होगा दिसंबर 2020। चलिए उसको लिखते चलते हैं। इनका सबसे पहला अटेम्प्ट होगा, अटेम्प्ट नंबर लिख लीजिए। अटेम्प्ट नंबर इनका हो गया फर्स्ट, ये हो गया दिसंबर 2020। सेकेंड अटेम्प्ट इनका कब माना जाएगा, सेकेंड अटेम्प्ट माना जाएगा, मान लेते हैं अगला एग्जाम मई 2021 में होगा। कभी मई में हो जाता है, कभी जून में हो जाता है, ठीक है। थर्ड अटेम्प्ट इनका कब माना जाएगा, नवंबर 2021। और जो इनका फोर्थ अटेम्प्ट होगा इस ब्लॉक का वो होगा मई 2022। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये 4 अटेम्प्ट्स का इनका ब्लॉक रेडी हो चुका है, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझिए। अब देखिए इनका ये 4 अटेम्प्ट्स का ब्लॉक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आईआईबीएफ इनसे एक ही बार दिसंबर 2020 में जब फुल फी आईआईबीएफ ने चार्ज कर लिया तो और फी नहीं लेना है उस इंस्टीट्यूट को, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर तो फुल फी उन्होंने दिया, फुल दिया, लेकिन इसके बाद वाले जो इनके ये अटेम्प्ट्स होंगे 3 अटेम्प्ट्स, इसमें भी इंस्टीट्यूट के द्वारा कुछ फी चार्ज किया जाता है। ये जनरली वेरी करता है 1200 से लेकर के 1300 के बीच में, ये चेंज भी हो जाता है। आईआईबीएफ इसको अकॉर्डिंगली मॉडिफाई भी करते रहते हैं वो लोग। तो ये यहाँ भी आपसे कुछ फी चार्ज किया जाता है, ठीक है। अब इसी कैंडिडेट के बारे में अगर आगे बात करें, अगर मान लीजिए इनका यहाँ भी अगर क्लियर नहीं होता है, इनका अगर यहाँ भी जेआईबी क्लियर नहीं होता है, तो यहाँ पर इनको फिर से फुल फी देना होगा। यानी जो इनका 5th अटेम्प्ट होगा कौन सा होगा, नवंबर 2022, ये इनका फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाएगा उस पार्टिकुलर ब्लॉक का, फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ न्यू ब्लॉक, और इनको फिर से 4 अटेम्प्ट का एक नया ब्लॉक दे दिया जाएगा, ठीक है। और अकॉर्डिंगली इनका फिर नवंबर 2022, फिर मई 2023, ऐसे करके 4 अटेम्प्ट्स का एक नया ब्लॉक इनको मिल जाएगा। उम्मीद है अभी आप ब्लॉक के कॉन्सेप्ट को समझ गए। अब इसी में हम समझेंगे कि आपके जो मार्क्स हैं 50 एंड अबव उसको कैसे आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। चलिए अब हम समझते हैं कैसे मार्क्स को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। यहाँ देखिए मान लीजिए ये कैंडिडेट 3 हैं, इनका दिसंबर में जो स्कोर रहा वो रहा, पहला पेपर जो इनका था पीपीबी, इसमें इनके आ गए 50। दूसरा जो पेपर है एएफबी, उसमें इनका स्कोर है मान लीजिए 40। और तीसरा जो पेपर है लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग, इसमें इनका स्कोर है 70, ठीक है। टोटल हो जाता है 160। तो देखिए मिनिमम जो स्कोर इनको लाना था ईच पेपर मिनिमम 45 और टोटल में इनको चाहिए था 150। तो देखिए 150 वाला तो कंडीशन इन्होंने पूरा कर लिया है, लेकिन मिनिमम इनका इस पेपर में स्कोर 45 से कम हो गया। यानी एएफबी में इनका स्कोर 45 नहीं है मिनिमम, इसलिए इस बार इनका जेआईबी क्लियर नहीं हो पाता है। इनका जेआईबी इस बार क्लियर नहीं हो पाता है, लेकिन इनको 2 पेपर में यानी कि पीपीबी में और लॉ में 2 पेपर में आगे क्रेडिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनका जो स्कोर है वो देखिए 50 या उससे ऊपर है, 50 या उससे ऊपर है। तो 2 पेपर में इनको 50 और 50 से यहाँ भी ऊपर है 70 है, तो इन 2 पेपर में इनको क्रेडिट मिलेगा। कब कब तो वो भी समझ लिए। देखिए ये अटेम्प्ट में तो इनका अभी इस बार एग्जाम हुआ जिसमें इनका ये स्कोर आया, इनको क्रेडिट मिलेगा मई 2021 में, नवंबर 2021 में और मई 2022 में। अगर इस बीच में मान लीजिए इनका एएफबी में चूंकि ये बैठेंगे सिर्फ यहाँ भी, और इनको मिनिमम कितना लाना होगा, मिनिमम 50 लाना होगा।
क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल अटेम्प्ट बोला जाता है, सिंगल अटेम्प्ट तो नहीं बोला जाएगा क्योंकि इनका पीपीबी और लीगल पहले ही निकल चुका है। इनका सिर्फ एएफबी फंसा हुआ था और एएफबी में सिर्फ ये अपीयर कर रहे हैं, यानी ये मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो गया और मल्टीपल अटेम्प्ट्स में इनको मिनिमम 50 लाना होगा। मान लेते हैं मई 2021 में इनके 49 मार्क्स आए तो ये फेल कर गए, फिर से इनको फिर नवंबर में बैठना होगा। मान लीजिए नवंबर में इनके 50 आ गए तो यहाँ इनका जीआईबी क्लियर हो गया। ठीक है, यानी इतने सारे एग्जाम्पल्स बताने का मकसद क्या है उसको एक बार समराइज कर लेते हैं जल्दी से। देखिए इतना सारे आपको बताया गया केस इसीलिए सिर्फ कि आप इस बात को बस समझ जाएं कि यहाँ पर सिंगल अटेम्प्ट का मतलब कभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ये समझते हैं कि सिंगल अटेम्प्ट मतलब सिर्फ जो फर्स्ट अटेम्प्ट में कैंडिडेट्स पास करते हैं उन्हीं के साथ वो रूल लगता है। सिंगल अटेम्प्ट मतलब चाहे वो कोई सा भी अटेम्प्ट हो, एनी अटेम्प्ट in which you appear for all three papers, ठीक है। and when you appear for all three papers in any single attempt, the rule will be minimum 45 marks and total should be your 150 marks, then you will pass, ठीक है। और यहाँ पर ये तो सिंगल अटेम्प्ट की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बारे में भी। मल्टीपल में क्या रूल लगेगा? मल्टीपल अटेम्प्ट्स ये बोलता है कि जब भी आप कोई एक पेपर आपका या दो पेपर पहले निकल गया है और किसी दूसरे पेपर या तीसरे पेपर के लिए आप आने वाले अटेम्प्ट्स में बैठते हैं तो उसको मल्टीपल अटेम्प्ट बोला जाएगा। जैसे अभी एग्जांपल में समझाया गया, दिसंबर 2020 में आपका दो पेपर निकल गया था 1 और 3, तो आप पेपर 2 के लिए बैठेंगे मई 2021 में आप बैठेंगे पेपर 2 के लिए, तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट हो गया? मल्टीपल अटेम्प्ट। देखिए यहाँ भी बैठ रहे हैं आप, यहाँ भी बैठ रहे हैं, लेकिन किसी भी में भी आप तीनों पेपर के लिए नहीं बैठ रहे हैं, तो ये मल्टीपल अटेम्प्ट्स का एग्जाम्पल होता है। तो इस केस में हमारा जो रूल लगता है ना वो क्या होता है वो देख लीजिए, समराइज कर लेते हैं इसको भी। यहाँ आपको मिनिमम लाने होंगे 50 किस पेपर में? जो भी आपका बचा हुआ है, ठीक है। उम्मीद है अब आप जीआईबी सीआईबी के पासिंग रूल्स को समझ गए होंगे और इनफैक्ट आज बहुत ज़्यादा क्वेरी था इस पर क्योंकि आज लास्ट पेपर था जीआईबी का और बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये क्वेरी था, तो हम लोगों ने सोचा कि एक बार फिर से वीडियो के माध्यम से आपको ये समझा दिया जाए। चलिए इस डिस्कशन के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात को भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कैंडिडेट है, उनके अटेम्प्ट को पहले देखिए। उनका अटेम्प्ट है दिसंबर 2020, ये इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था। उसके बाद मई 2021 ये इनका सेकेंड अटेम्प्ट होगा। उसके बाद नवंबर 2021 इनका थर्ड अटेम्प्ट और यहाँ पर मई 2022 इनका ये फोर्थ अटेम्प्ट, ठीक है। अब यहाँ क्या है, ये कैंडिडेट जब यहाँ अपीयर करते हैं, यहाँ ये प्रेजेंट थे एग्जाम में और यहाँ मान लीजिए इन्होंने एग्जाम को स्किप किया, ठीक है, यानी मई 2021 वाले एग्जाम को इन्होंने स्किप किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने यहाँ एग्जाम स्किप किया तो इस अटेम्प्ट को काउंट नहीं किया जाएगा, नहीं, दिस अटेम्प्ट विल ऑल्सो बी काउंटेड, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं, इस अटेम्प्ट को भी काउंट किया जाएगा और यही आपका सेकेंड अटेम्प्ट है, दिस अटेम्प्ट विल ऑल्सो बी काउंटेड। और आपका ये सेकेंड अटेम्प्ट यही है, स्किप करने के बाद भी यही आपका सेकेंड अटेम्प्ट है। तो यहाँ फिजिकल आपका प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है, अगर आप वहाँ पे स्किप भी करते हैं तो उस अटेम्प्ट को काउंट कर लिया जाएगा। देखिए फिजिकली प्रेजेंट होंगे, एग्जाम देंगे तब तो अटेम्प्ट काउंट होगा ही, अगर आप स्किप भी करते हैं एग्जाम को तो भी ये आपका अटेम्प्ट काउंट होगा, यानी यही आपका सेकेंड अटेम्प्ट है। अगर आप नवंबर में बैठेंगे तो थर्ड अटेम्प्ट ही माना जाएगा, फिर मई में बैठेंगे तो ये फोर्थ अटेम्प्ट ही माना जाएगा। तो इस बात को भी क्लियर कर लीजिए। चलिए अब आगे हम ये समझते हैं कि कब आपको फर्स्ट क्लास दिया जाता है और कब आपको फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन दिया जाता है। तो देखिए फर्स्ट क्लास के लिए सबसे पहला जो कंडीशन है वो ये है कि जो आपका टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स कितना है आपका, ये देखिए टोटल मार्क्स है आपका, टोटल 100 मार्क्स का एक पेपर होता है और टोटल आपके 3 पेपर्स होते हैं, यानी यहाँ टोटल मार्क्स कितना हो गया 300।
तो इसका आपको मिनिमम कितना लाना है, मिनिमम आपको जो लाना है वो लाना है 60%। तो 300 का 60% कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 180, यानी टोटल में आपको 180 रखना है, प्लस इंडिविजुअली आपको मिनिमम कितना लाना है, पास मार्क्स आपको जो रखना है वो 50 रखना है, यानी 50 से नीचे नहीं होना चाहिए और एग्रीगेट आपका 180 से नीचे नहीं होना चाहिए। इसको समझते हैं ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए आपको पहला पेपर जो है पीपीबी, इसमें 50 आ जाते हैं, तो बाकी जो आपका 2 पेपर है यानी एएफबी और लीगल, इसमें आप उतना जरूर स्कोर लाइए कि आपका टोटल जो है वो 180 हो जाए। तो इस केस में आपको जो मिलेगा सर्टिफिकेट उस पर लिखा रहेगा पास विथ फर्स्ट क्लास। ठीक है, अब समझते हैं कब आपको फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन लिखा हुआ सर्टिफिकेट मिलता है, उसको समझिए। इसके लिए आपको कितना स्कोर लाना होगा वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो रूल है वो ये है कि जो टोटल आपके मार्क्स हैं यानी 100 इंटू 300, इसका जो आपको मिनिमम लाना है कम से कम आपको आनी चाहिए 70%। तो 300 का 70% कितना होता है, 210, प्लस आपको मिनिमम जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट में लाने हैं वो लाने हैं 60 मार्क्स। तो आपको क्या बोला जाएगा, फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन, यानी अगर मान लीजिए पीपीबी में आपको 60 मिलता है तो एएफबी और लीगल मिला करके आप इतना जरूर लाइए कि आपका जो टोटल है वो कितना हो जाए, 210 हो जाए। तो यहाँ जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें लिखा रहेगा फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन, और यहाँ लिखा रहेगा पास विथ फर्स्ट क्लास। ठीक है, यहाँ लिखा रहेगा फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन। तो आपने देखा कि आप अगर थोड़ा ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आपको अलग से एक क्लास भी दिया जाता है फर्स्ट क्लास, और दूसरा है फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन। तो उम्मीद है इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। चलिए कुछ और बातों को समझ लेते हैं। IIBF ने अब फिजिकल सर्टिफिकेट्स को डिसकंटिन्यू कर दिया है, यानी अब आपको कोई भी हार्ड कॉपी नहीं मिलने वाला है, नो हार्ड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट। ठीक है, तो अब आपको सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा, तो जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट है वो आपको आपके मेल पर भेज दिया जाता है। ठीक है, मेल पर मिलेगा। दूसरी बात, जैसे ही IIBF रिजल्ट डिक्लेयर करे, यानी जैसे ही रिजल्ट IIBF के वेबसाइट पर आए, आप क्या कीजिएगा कि जो आपका स्कोर कार्ड है, स्कोर कार्ड और रिजल्ट एडवाइस इन दोनों को डाउनलोड करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये तो पहले भी नहीं आते थे, ये पहले भी सॉफ्ट कॉपी में ही मिलता था। तो इसको डाउनलोड करके अच्छे से सेव कर लीजिएगा। दूसरी बात, जब मेल पर आपको सर्टिफिकेट मिले सॉफ्ट कॉपी में, उसको भी अच्छे से सेव करके रख लीजिएगा और प्रिंट आउट भी निकलवा लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए प्रिंट आउट निकलवा के क्या करना है। प्रिंट आउट लेने के बाद आपको जो भी आपके बैंक का फॉर्मेट हो, बहुत सारे बैंक्स में सिर्फ एप्लीकेशन मांगते हैं साथ में, बहुत सारे बैंक्स में हो सकता है आपका कोई फॉर्मेट हो आपके HRMS में। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली इंडिविजुअल बैंक्स में आप देख लीजिएगा क्या है। एक इन जनरल बात बताया जा रहा है, प्रिंट आउट लेने के बाद आप एप्लीकेशन लिखेंगे और उसको फॉरवर्ड कर देंगे दोनों को, कहाँ, अपने HR डिपार्टमेंट को। ठीक है, जब आप HR डिपार्टमेंट को ये फॉरवर्ड कर देते हैं कि आपने पास कर लिया है, तो आपको वहाँ से जो आपका इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट ग्रांट कर दिया जाएगा और फिर आपका जो सैलरी है वो बढ़ के आने लगेगा। ठीक है, चलिए यही आपको कुछ बताना था। एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई आप सभी को जिन्होंने भी GIB क्लियर कर लिया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।